राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। हमारे साथ हैं भाई अनिल सिंह जी, इस समय लखनऊ में हैं और बहुत बड़े भक्त हैं राहुल जी के। और आपने राहुल जी को आधुनिक संत घोषित कर रखा है। तो सर, कोई खोज खबर है संत जी कहाँ पहुंचे हैं? अवतारी पुरुष जो राहुल गांधी जी हैं, इस समय उनकी कहां पर पाई जा रही है लोकेशन? कुछ जरा बताइए जनता को। सबसे पहले बाबा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों सहित सभी को जय भोले शंकर, जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए, आप तो मुझे राहुल गांधी का ही विशेषज्ञ बनाए दे रहे हैं, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा भी लगता हो। राहुल जी का जो पता लगा है, कल एक दो चैनलों पर इसकी चर्चा हुई कि राहुल जी मस्कट पहुंच गए हैं, और एक चैनल पर यह भी चर्चा थी कि मस्कट जाते जाते लंदन पहुंच गए। अब ये तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये अलौकिक शक्ति है उनके पास। तमाम उनकी नहीं Z+ सिक्योरिटी धरी रह जाती है, नहीं किसी को नहीं कानो नहीं, कान खबर नहीं होती। उनके पास तो ऐसी अलौकिक सिद्धियां हैं, ऐसे दिव्य है। मैंने सुना है एक ही बात दो स्थानों पर भी प्रकट हो जाते हैं कई बार, जैसे कोई आश्चर्य मस्कट नहीं, में भी हो और लंदन में भी हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? कोई आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार की उनकी शक्तियां दिखाई पड़ती हैं लोगों को, उसमें ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई जानता नहीं कि कहाँ है। जैसे वो लंकावी जब गए थे, तो लंकावी में तो खैर किसी ने देख लिया उनको, उसके बाद उनको आते हुए किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, किसी को आइडिया नहीं था कि वो वोट डालने आएंगे कि नहीं आएंगे। अचानक प्रकट हो गए। न वहां से जाते हुए दिखे, न दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको किसी ने आते हुए देखा। बस सीधा जो है वो प्रकट हुए चुनाव में, धड़ाधड़ 2 मिनट के अंदर वोट डाला और फिर गायब। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जिस समय वो प्रकट हुए वोट डालने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में, उस समय वो लंकावी में थे कि नहीं, किसी ने देखा तो नहीं उनको वहां से जाते हुए। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा जी, नहीं आपकी सर, इजाजत से, क्योंकि आपने पहले बताया नहीं कि हम लोग किस विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आपकी आज्ञा से मैं विषय को थोड़ा सा बदलूंगा। आप अभी जयपुर डायलॉग से एक जबरदस्त उनका एनुअल जो होता है समिट अटेंड करके आ रहे हैं, और ये सबको पता ही है कि जयपुर डायलॉग्स जो है वो राष्ट्रवादी चिंतकों के लिए जो है एक मेजर मेजर सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर करके सामने आया है। और जयपुर डायलॉग्स द्वारा एक सेशन के लिए इनवाइट किया जाना ही एक स्टेटस सिंबल है यूट्यूबरों के लिए, और उनके एनुअल समिट में इनवाइट किया जाना, ये तो खैर क्या बात है। लोग जो है वो एक हफ्ता पहले से ही इनविटेशन कार्ड दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमको इनवाइट किया गया है। जाते समय एक वीडियो, पहुंच करके एक वीडियो कि मैं पहुंच गया हूं, अब कल से स्टार्ट हो रहा है समिट। उसके बाद समिट में जो है वो तो है ही। समिट के बाद समिट के बाद भी कि अभी मैं यहीं हूँ, यहाँ से भी एक वीडियो, फिर वापस आते समय एक वीडियो, और फिर एक हफ्ते तक कि जयपुर डायलॉग से हम होकर के आए हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा बाबा जी, बहुत ही प्रभावित हैं हम इन सारे चीज़ों से। आपसे तो हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ जो शत्रुबोध का समिट हुआ, वो लोग जो कि वहाँ नहीं जा सके, और वो लोग भी जिन्होंने कि पूरा प्रोग्राम जो है लाइव नहीं देखा, और भी बहुत से जो उनके सेशंस होते हैं वो धीरे धीरे निकालते हैं, तो वो तो सबको पता भी नहीं लगेगा। तो आपसे हम ये अनुरोध कर रहे हैं दर्शकों की ओर से कि आप जो है 2 मिनट में ये बताएं कि शत्रुबोध का जो समिट वहां पे हुआ, क्या उसका निष्कर्ष है, हमारा शत्रु कौन है, और हम शत्रु की पहचान कैसे करें। क्या आपको लगता है कि 4 दिनों 3 दिनों तक जो भी वहां से चला, उसके बाद शत्रु जो है सारे आइडेंटिफाई हो गए हैं कम से कम?
सर, जयपुर डायलॉग्स की जो 3 दिन पूरा विमर्श चला, उसमें एक बात निकल के आई। सब लोग एक बात पे सहमत थे कि अब देख लीजिए कि इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो हरे रंग की है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो खाकी पहनती है। आमने सामने हम लोग जब होते हैं तो सब जानते हैं कि वो जो खाकी वाला है वो पाकिस्तानी सेना का सिपाही है, वो दुश्मन है। तो दिक्कत तब होती है जब हमारे बीच में हमारे कुछ दुश्मन हरी वर्दी पहन के घुस आते हैं। सर, सबसे खतरनाक वो लैंड माइन्स होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और अगर उन पे गलती से पैर पड़ जाए तो परखचे उड़ जाते हैं आदमी के। सर, जयपुर डायलॉग्स के समिट में एक बात स्पष्ट आई कि हमारे बीच वो सेक्युलर हिंदू जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण इन शत्रुओं को गले लगाए हुए हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं, उनको कवर फायर दे रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है साक्षात शत्रु से, और उनको पहचानने की ज्यादा जरूरत है। बाकी शत्रु तो पहचाना हुआ है, परंतु उनकी पहचान नहीं हो पा रही है कि कौन लोग उन शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं और देखने सुनने में हमारे जैसे लगते हैं। और देखिए, पूरा वामपंथी इकोसिस्टम, कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये जो समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये लालू यादव की पार्टी वाले हैं, इनसे ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ओवैसी इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि ओवैसी जो बात कहता है वो डंके की चोट पे कहता है, सबके सामने कहता है, खुलेआम कहता है। तो ज्यादा खतरनाक है कांग्रेसी इकोसिस्टम, ज्यादा खतरनाक है वामपंथी इकोसिस्टम, ज्यादा खतरनाक है वो बुद्धिजीवियों का वो दल जो वामपंथी एजेंडा परोस रहा है, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सर, उनको पहचानने की जरूरत है। और एक बात बताऊं, अंतिम सत्र में तो यहां तक बातें हुई कि शत्रु बोध कर लिया, स्वयं बोध कर लिया, उसके बाद क्या? तो बोला साहब, उसके बाद तो शत्रु का नाश होता है, शत्रु का वध होता है। तो आई थिंक भारत को अब इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमें इस शत्रु का नाश करना है। और मैं ये मानता हूं सर कि, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि विधर्मी उतने बड़े शत्रु नहीं है, तो इनका जो उनका नाश बाद में अपने आप हो जाएगा। ये जो उनसे मिले हुए कवर फायर देने वाले लोग हैं ना, सो कॉल्ड लिबरल हिंदू, सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू, सबसे पहले इनका नाश करने की जरूरत है। अब बात सोचने वाली है कि वो नाश होगा कैसे, कैसे इनसे पीछा छुड़ाएगा भारत? जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपने जी 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 आपने कुछ इंडिविजुअल्स की बात की भगत, वो लोग जो कि उनका साथ देते हैं किसी भी कारण से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से, जो शत्रुओं के साथ हैं, हमारी वर्दी पहन करके उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, वो लोग, मतलब एम्फेसिस जो है यहाँ पर लोगों पर है, वो इंडिविजुअल्स। लेकिन देखने में ये आता है कि हमारी शत्रुता जो है वो लोगों से न हो करके एक विचारधारा से है। आपका आखिरी सेशन में देख रहा था जिसमें ये चर्चा हो रही थी कि अब पहचान हो गई, हालांकि मुझे लगता नहीं कि सही सही पहचान हो पाई 3 दिन में। तो पहचान हो गई, अब क्या? तो आपके उस पे मंच पे बैठे हुए थे तहसीन पूनावाला, तहसीन ही है ना जो कांग्रेस का समर्थक है, तहसीन पूनावाला, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। बहुत ही ऊंचे विचार हैं, पूरा इसका समर्थन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ही हमारा असली शत्रु है? और दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जा सकता है? और तीसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के नेस्तनाबूद हो जाने से हमारे शत्रु खत्म हो जाएंगे?
ये 3 सवाल आपके लिए खड़े हैं बाबा जी, जरा सा इनका उत्तर दें। देखिए, मैं पाकिस्तान को तो अपना शत्रु मानता ही नहीं। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है। सर, जो हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान पल रहा है ना, वो ज्यादा बड़ा शत्रु है। और बात यह है, मुझे एक बात बताइए, तारिक फतेह साहब एक बात कहा करते थे कि ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जो भी ज्योग्राफी है, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं देशों की, ये हमेशा बदलती रहती है। मैंने तो उस समिट में एक बात कही थी कि भारत के लिए वो सबसे अच्छा डिसीजन था जब हमने देश का बंटवारा करके इन उस वक्त के जो 4-6-8 करोड़ थे उनको एक अलग क्षेत्र दे दिया। परंतु गलती वहां हो गई जहां 4-4.5 करोड़ को नेहरू गांधी ने यहां रख लिया। आप कल्पना कीजिए कि ये 4 करोड़ भी थोड़ी हिम्मत करके, थोड़ा धैर्य रख के, अरे उस वक्त मारकाट मची थी, 4 साल बाद भेज दिए गए होते। वो जो फ्री वाली ट्रेन सेवा थी जो दिल्ली से लाहौर जाती थी, वो तो 10 साल तक चली थी, उसमें टिकट नहीं लगता था। 10 साल बाद भेजे जा सकते थे, क्योंकि भारत की का नेतृत्व इतना दूरदर्शी था ही नहीं कि वो इस खतरे को पहचान पाता। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस उनको वोट बैंक के रूप में देख रही थी, और पता नहीं क्या क्या मजबूरी थी आरएसएस की या हिंदू फोर्सेस की कि उन्होंने इनको, जब भाई 2 नेशन थ्योरी पे आपने बंटवारा कर दिया, आपको एक देश मिल गया, तब आपका यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं बचता था। और तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आप उनको 2 ऑप्शन दीजिए कि भैया 2 नेशन थ्योरी है, तुम मानो चाहे ना मानो, हम मानते हैं इसलिए। और आपने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो या तो खुला है आपके लिए, 2 देश विकल्प मौजूद है, वहां जाइए, नहीं तो फिर हिंदू बनिए। और अगर आप नहीं बनेंगे, सुनिए, तो आपको वोटिंग राइट और किसी किस्म का कोई राइट नहीं। एक बात बताइए ना, अमेरिका में आज भी जो नेटिव्स हैं और ओरिजिनल्स हैं ना, उनको सरकार ने बोल दिया है कि या तो आप अमेरिकन सिटीजन बन जाइए, अमेरिका की प्रभुसत्ता को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन लॉ को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर रिजर्वेशन में रहिए, आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, पर आप फिर अमेरिकी समाज का हिस्सा भी नहीं होंगे। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुमको टैक्स देंगे, ना तुम्हारा कोई कानून मानेंगे, जो हमारी टेरिटरी है वो हमारी है। अमेरिका में ये व्यवस्था लागू है ना, तो आप इनको बोल दीजिए कि भैया यहाँ आपने पर भी थ्योरी के आधार पर देश मांगा था, हमने दे दिया, तब तुम यहां क्या कर रहे हो। सर, ये सॉल्यूशन आपको निकालना ही पड़ेगा, या आपको ऑप्शन ही नहीं, कुछ नहीं, कन्वर्ट कीजिए, या तो हिंदू बनिए, नहीं तो जाइए। सर, ये देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? जी, पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम बने थे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान से पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान में एकता कैसे हो सकती है, तो उन्होंने कहा बड़ा सीधा सा इसका रास्ता है, भारत के जितने हिंदू हैं सारे मुसलमान हो जाएं, सारा झगड़ा खत्म। तो चलिए, आप जो सलूशन दे रहे हैं बहुत अच्छा सलूशन है, लेकिन अब तो क्या है कि वो 4 करोड़ बढ़ करके 25 करोड़ हो गए हैं। तो आपने बढ़ने दिया, आपने उस समय नहीं रियलाइज किया, अब तो ये समझ लीजिए कि ये नासूर बन गए हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो शत्रु है वो पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान नाम की जो जियोग्राफिकल स्टेट है, पाकिस्तान नाम का जो नेशन स्टेट है, उसको तो खत्म करना हमारे लिए जो है वो 2 दिन का काम है, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या पाकिस्तान नाम की आइडियोलॉजिकल स्टेट से है। पाकिस्तान जो हमारा शत्रु है वो हमारे उत्तर पश्चिम में बसा हुआ एक देश नहीं है जिसके 4 बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं और पता नहीं क्या क्या है। हमारा जो शत्रु है पाकिस्तान नाम का, वो एक आइडिया है, और वो पाकिस्तान का जो आइडिया है उसके मानने वाले
हमारे बीच में, मतलब कैंसर सेल्स की तरह से हमारे बीच में ही जो है घुसे हुए हैं। उनको निकालने, उनसे लड़ने का क्या तरीका सोचा गया है? जब हम बात करते हैं कि हम एक आइडिया से लड़ रहे हैं, तो आइडिया से लड़ाई तो दूसरे आइडिया से ही हो सकती है। उसके उसका उल्टा जो आइडिया है, हम उसको प्रोपेगेट करें। समस्या यहां है कि देश को एक इस्लामी राष्ट्र बनाना, ये उनका एक आइडियोलॉजिकल गोल है, जो कि उनकी पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके हिसाब से वो इसके लिए प्रयास करते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि ये आइडिया हमारा शत्रु है, तो फिर हमें इसको एक गैर कानूनी काम बनाना पड़ेगा कि भाई जो भी भारत को इस्लामी देश बनाने की बात करेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगेगा और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी उसके लिए। अब यहाँ तो क्या है कि यहाँ जो 25 करोड़ लोग हैं, देश को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, एक 10-20 लोगों का ये छोटा सैंपल लेके सर्वे कर डालिए, जरा देखिए क्या जवाब मिलता है। भाई सब ठीक है, सब ठीक है, यहाँ का हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, लेकिन देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने के अपने एजेंडे से हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे लड़ने की क्या कार्य योजना आपके जयपुर डायलॉग्स के समिट में डिस्कस हुई? सर देखिए देखिए जयपुर डायलॉग्स में ऐसा कोई रेजोल्यूशन तो पास हो नहीं सकता कि अब यहाँ से निकल के सब लोग जाइए और एक एक तो कट्टा निकाल लीजिए और जो जो दिखाई दे उसको जो है जबरदस्ती जो है उसका माथे पे सटा के जो है उसको वापस हिंदू फोल्ड में ले आइए। ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। सर बात यह है कि देखिए आज के वर्तमान में तो दुनिया की सभी समस्याओं का सॉल्यूशन एक ही बताया जाता है कि आपके पास एक उंगली है, हमारे यहाँ ईवीएम है, वो ईवीएम का बटन दबा के सभी समस्याओं का हल ढूंढो। फिलहाल इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन है नहीं। अभी बिहार में हमने वो करके दिखाया है और बिहार में जो ये सेक्युलर फोर्सेस थी उनको धूल चटा दिया बिहार की जनता ने। सर इसको करते रहिए और इस समस्या का, इस रोग का कोई लंबा, कोई स्थायी निदान ढूंढना पड़ेगा और वो एक ही है, स्टेट की पॉलिसी बनाइए, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, आप अपनी सरकार को मजबूर कीजिए कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें और सिर्फ हिंदुओं को, देखिए सिख, जैन, बौद्ध ये सब हिंदू फेथ्स हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है, परंतु जो मुस्लिम्स हैं आपके लिए एक नेशन है, वहां जाइए, नहीं तो हिंदू, अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कीजिए। पूजा पद्धति अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कर लीजिए, परंतु वो पाकिस्तानी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है ना जिससे आपका झगड़ा है, उस आइडियोलॉजी का कोई स्थान नहीं रहेगा आपके देश में। जैसे और टर्की वाले रिफॉर्म्स करने बहुत जरूरी है कि अगर अभी तक आप अभी तक हमारे यहाँ एकमात्र योगी जी ही हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल सही सही आइडेंटिफाई। आपका फ्रेम अचानक फ्रीज हो गया है, अनिल सर का फ्रेम फ्रीज हो गया है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अनिल सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आप तो मैं अनिल सर को, क्योंकि उनका फ्रेम फ्रीज हो गया था तो मैंने उनको थोड़ा सा ब्रेक दिया है। हाँ तो कुल मिला के सर बात यह है, कंक्लूड आज की, अनिल सिंह जी आ गए हैं, देख लेते हैं वापस जुड़ पाते हैं कि नहीं। हाँ जी सर कंटिन्यू कीजिए। एकमात्र योगी जी ने सही सही आइडेंटिफाई किया है। वो कहते हैं कि आपका ठीक है, आप जैसे मर्जी पूजा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
गजवाए हिंद अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप लागू कर देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही, खुल करके उन्होंने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम पर अंकुश लगना चाहिए। इस्लाम के कुछ धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष भी होंगे जिनकी हमें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है, जो मानव जीवन का चरम जो उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, आप इस्लामी तरीके से करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि गजवाए हिंद कर देंगे यहाँ पर और पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी के तहत भारत को इस्लामी राष्ट्र में बदल देंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये अभी तक एकमात्र योगी जी ने ही कहा है और इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि देर सवेर कार्रवाई होगी। आपने ये जो कहा कि इस सरकार को बनाए रखिए, इस सरकार को बनाए रखना तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो करिए ही। हो सकता है कि सरकार कुछ काम ऐसे करे जो आपको पसंद ना आए, लेकिन इसके बाद भी इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ आपको नहीं पसंद आया तो आप उठा करके सरकार पलट दें, क्योंकि इसका तो बड़ा भयानक परिणाम हो जाएगा। तो ये तो बेयर मिनिमम हर एक को करना ही करना है। और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए फाइनेंशियली या चाहे जैसे। नहीं कर सकते तो कम से कम करने दीजिए। तो ये मैं समझता हूं कि मोटा मोटी मैं ये मानता हूं कि भारत के हिंदुओं को अपनी सरकार को ये फोर्स करना चाहिए कि ये लोग दे बिलोंग टू पाकिस्तान, दे शुड हैव नो राइट टू वोट एंड नो राइट टू प्रॉपर्टी। ये कुछ राइट्स इनसे वापस लेने की जरूरत है, क्योंकि इनको पाकिस्तानी सिटीजन डिक्लेयर करिए। क्योंकि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो इसी आधार पे हुआ था कि हम दो अलग नेशंस हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, टू नेशन थ्योरी। इसलिए आपको आप यू बिलोंग टू पाकिस्तान, अभी आप टेम्परेरी यहां रह रहे हैं। जैसे पीओजे के इट बिलोंग्स टू इंडिया बट करेंटली अंडर द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। उसी तरह यू बिलोंग टू पाकिस्तान, करेंटली लिविंग इन इंडिया, और आज नहीं तो कल आपको वापस जाना है। ये बात हिंदूज को असर्ट करनी पड़ेगी कि इनको भेजो जहां ये बिलोंग करते हैं, या तो फिर बंटवारा रद्द करो या फिर बंटवारा रद्द करिए। पर वो बंटवारा रद्द हो जाएगा बाबा जी, तब तो गजबे हो जाएगा। यहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो 50 करोड़ बढ़ा लेंगे, आप 75 करोड़ हो जाएंगे यहाँ, अगर रद्द कर दिया तो। 25 करोड़ ने जो है कर रखा है, 75 में क्या करेंगे ये सब? नहीं, अल्टीमेट सोल्यूशन तो वही है, अल्टीमेट सोल्यूशन तो वही है जो लियाकत अली खान ने बताया था। वो कह रहे हैं आप मुसलमान हो जाइए, हम कह रहे हैं आप हिंदू हो जाइए। अल्टीमेट सोल्यूशन तो वही है। अब उसका रास्ता जो है वो किधर से होके जाता है ये देखना है। तो चलिए, ये तो हो गया शत्रुबोध बाबा जी। अब आप फिर से मेरा एक मानना और है, जो चीज तलवार से आई थी वो तलवार से ही जाएगी। पहला रूल। जो धूर्तता, मक्कारी, झूठ फरेब से आया था वो वैसे ही जाएगा। जो जोर जबरदस्ती से, साम दाम दंड भेद से जो आया था वो साम दाम दंड भेद से जाएगा। यदि जो अगर तलवार से आए थे तो तलवार से जाओ, साम दाम दंड भेद से आए थे साम दाम दंड भेद से जाओ, झूठ फरेब मक्कार धोखा से आए थे उससे जाओ, जाना है। बता दीजिए कौन सा तो चाहिए। अब जो है बाबा जी, आखिरी 5 मिनट राहुल जी के ऊपर, आप फिर से लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। हाँ, तो राहुल जी के बारे में बताइए। राहुल जी को देखिए, चुनाव परिणामों से बड़ा झटका लगा है। उनका एक लीड जो है तैर रहा है। पर आप तो कहते थे कि राहुल जी जो है वो एकदम निर्विकार भाव से चुनाव लड़ते हैं, न जीत में न हार में, किंचित नहीं भयभीत में, वो टाइप का वो उनका फिलॉसफी थी।
न हार में इसका न इससे जीत बड़ा में किंचित। इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि वो चुनाव के नतीजे निकलने से पहले ही जो है ध्यान करने के लिए चले गए मस्कट। हाँ, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है चुनाव के नतीजे से, उन्होंने अपना काम कर दिया। वोटों देखिए, और उनके काम का परिणाम भी निकला। उन्होंने जो है घूम घूम करके वोटर को ये बताया कि वोट डालना तुम्हारा अधिकार है। वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने की थी बिहार में। अब ये उनकी यात्रा का ही परिणाम है कि देख लीजिए बिहार में जो है वो वोटर टर्नआउट कितना बढ़ गया पिछली बार के मुकाबले। लोगों को उन्होंने अपने अधिकार के प्रति जो है जागरूक किया, और जागरूक होने के बाद लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। तो राहुल जी का मिशन तो पूरा हो गया इतने से। अब परिणाम चाहे जो निकले, फिर भी परिणाम चाहे जो निकले वो चले गए, लेकिन कुछ तो उनको आशा थी जरूर। उनका एक ट्वीट तैर रहा है इस समय जिसमें वो कहते हैं कि परिणाम जो है आश्चर्यजनक है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कभी भी फेयर था ही नहीं। मतलब उनके तमाम प्रयासों के बावजूद चुनाव आयोग जो है वोट चोरी करने में सफल रहा है। तो ये तो बिहार में जो वोट चोरी हुई है इसके बारे में उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हम कह सकते हैं कि लगभग 1 साल बाद वो बताएंगे लोगों को। जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई तो चुनाव के 1 साल बाद लोगों को बताया, हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो अभी चूंकि चुनाव आयोग से उनको कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो डेटा जिस तरह का डेटा जिस फॉर्मेट में डेटा वो चाहते हैं चुनाव आयोग उनको देता नहीं। उनको अपने ही सोर्सेज से जो है कलेक्ट करना पड़ता है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया भी था एक करीब करीब 5 फुट ऊंचा और काफी लंबा चौड़ा एक बंडल। इतना डेटा इस तरह से चुनाव आयोग ने दिया है, उसको सॉर्ट आउट करना, उसमें से जो है काम की चीज निकालना, इसमें समय लगता है। तो बिहार में वोट चोरी कैसे हुई इसका तो आपको उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ जाएगा उस समय वो बताएंगे, मगर काम उस पर चल रहा होगा। तो इलेक्शन फेयर था ही नहीं, और नतीजों से आश्चर्य हुआ है, यही उन्होंने बताया है। और उनकी जो पार्टी है वो भी यही लाइन लेकर के चल रही है। अब चुनाव के नतीजे जिस समय विभिन्न चैनलों पर आ रहे थे और परिणामों पर चर्चा हो रही थी, तो जो कांग्रेस और इवन आरजेडी जो है जिसने कि चुनाव होने तक तो कभी वोट चोरी का नाम नहीं लिया, राहुल जी के साथ घूमते रहे तेजस्वी यादव, लेकिन एक बार राहुल जी जब चले गए अपना अभियान बंद करके और अकेले अपना अभियान जब शुरू किया है तेजस्वी यादव ने, तो उन्होंने वोट चोरी का नाम नहीं लिया कभी। लेकिन अब ये चुनाव के नतीजे आने के बाद वो भी उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई वोट चोरी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। तो सही सही आंकड़े तो 1 साल के बाद पता लगेंगे, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। तो आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करते हैं। और राहुल जी अगर तपस्या करने मस्कट और लंदन गए हैं, और कल कोई लड़का बता रहा था कि आजकल वहां पर भी ओयो होटल खुल गए हैं सर, ओयो में तपस्या करते हैं आजकल राहुल जी। तो जनता के बीच में ही उनका सारा काम होता है, जनता से मतलब हर प्रकार की जेंट्री से जो है मिक्स होते हैं। तो जी, कोई बड़ी बात नहीं है ओयो होटल में तपस्या करने से, कर सकते हैं। तो ओयो से कुछ न कुछ रत्न तो लेके आएंगे ही राहुल जी। कोई नया निस्संदेह, आरोप, कोई नई चोरी, कोई कुछ नया, निस्संदेह। मोदी पर कोई नई चोरी का आरोप लगाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ रहे होंगे। तो देखिए वो आते हैं तो वापस, तो लाएंगे। देखते हैं क्या क्या फरमाते हैं। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, दोबारा मिलते हैं आपसे सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।